Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hello everyone, welcome to Educami and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for prelims and mains. Now इस इनिशिएटिव में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख रखा है. अगर आपको उन सारे वीडियोस को एक्सेस करना है तो आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं. वहां पर प्लेलिस्ट है मास्टर क्लास के नाम से. यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड इट विल बी बेस्ड ऑन ज्योग्राफी. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन and then we will see the right answer and also the information that was required to answer this question. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है आपका, which of the following countries surround Adriatic Sea? आपको बताना है कि ये जो कंट्रीज दिए हुए हैं इसमें से एड्रियाटिक सी के अराउंड कौन कौन से हैं, बेसिकली जो इनको टच करते हैं एड्रियाटिक सी को. तो फर्स्ट इज सर्बिया, second is Slovenia and third is Montenegro. The options given are only 1, only 2, all 3 or none of them. Options बिल्कुल वैसे हैं जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में देखने को मिला था आपको. इसी तरह के ऑप्शंस हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं. हम लोग वैसा ऑप्शंस भी लाएंगे जिसमें 1 and 2, 1 and 2, 2 and 3, all of them. उस तरह के ऑप्शंस भी हम लोग लाएंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू थिंग. यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट ऐसे थे. इसी कारण हम लोग आपको एक तरह से कस्टम करा रहे हैं. लेकिन वी विल ऑल्सो गिव जो ऑप्शंस पहले आते थे. तो पहले आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है एंड देन वी विल डिस्कस द इंफॉर्मेशन. तो इसका सही आंसर है ओनली 2. नाउ सर्बिया जो है वो एड्रियाटिक सी को टच नहीं करता है. अगर आप यहां पर देखेंगे एड्रियाटिक सी को तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन कौन से कंट्रीज इसको सराउंड कर रहे हैं. इटली है, यहां पर आप देख सकते हैं स्लोवेनिया बहुत छोटा सा एक कोस्ट बनाता है विथ एड्रियाटिक सी. इसके बाद आप देखें तो क्रोएशिया है, मॉन्टेनीग्रो है, बॉस्निया है, ठीक है, अल्बानिया है. तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन कंट्रीज जो है वो आपके एड्रियाटिक सी को जो है वो टच करते हैं और आप एक तरह से बोल सकते हैं सराउंड करते हैं. इनको एड्रियाटिक नेशंस भी बोलते हैं. अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर्बिया जो है बेसिकली काफी दूर है, ठीक है, एड्रियाटिक सी से काफी दूर है. तो ये जो है आपके एड्रियाटिक नेशन में नहीं आता है. ये एक तरह से लैंडलॉर्ड कंट्री है. तो यहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा पता होना ही, खास करके जो ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सीज हैं उनके अराउंड जो नेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है और एक्सपेक्ट करता है आपसे ये सारे रीजन्स के बारे में आपको पता रहे. अगर खास करके अगर ये न्यूज में रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कवर करना ही करना है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपको पता है तो आप बना सकते थे, अगर नहीं पता है तो यहां पर गलती हो जाती. विच गैस अलाउज इनकमिंग सोलर रेडिएशन to pass through while preventing outgoing terrestrial radiation. यहां पे कुछ गैसेस दिए हुए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गैस ऐसा है जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम लोग इंसोलेशन भी बोलते हैं, उसको इजिली पास थ्रू करने देता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो कि अर्थ के द्वारा रेडिएट किया जाता है उसको से जो रेज निकलता है उसको वो ट्रैप कर लेता है. तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड इज हाइड्रोजन, सी इज नाइट्रोजन एंड डी इज मीथेन. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सही ऑप्शन क्या है या उसके पीछे का इंफॉर्मेशन क्या है. लेकिन पहले आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर है मीथेन. अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, अगर आपके पीछे का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो बेसिकली दिस इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ ग्रीन हाउस गैस. आपको पता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो बेसिकली किस रेंज, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में लाई करता है, दैट इज इनविजिबल रेंज या आप बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेंज में रहता है. तो अल्ट्रावायलेट रेंज इज बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, आप बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, एंड हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, लो वेवलेंथ. तो इस तरह के जो रेडिएशंस होते हैं जो कि सन के द्वारा डायरेक्ट आते हैं वो आपका ग्रीन हाउस गैस ट्रैप नहीं कर पाता है. लेकिन वंस द अर्थ गेट्स हीटेड तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करता है, आपको पता है. और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस फॉर्म में करता है, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड क्या हुआ, इंफ्रारेड आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है कंपेयर टू दी आपका अल्ट्रावायलेट. तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली हाई वेवलेंथ के जो रेडिएशंस होते हैं उसको ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप कर ले, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो डिफरेंट आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं.
तो यहां पर अगर आप इस चीज को समझ पाते तो आप डायरेक्टली बताते कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी मीथेन। चलिए यहां पर आप देख रहे हैं मीथेन गैस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट एक्ट्स एज एन ओपेक और ग्रीन हाउस गैस। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का यही होता है ना नेचर, कि वो लॉन्ग रेडिएशंस दैट आर रेडिएटेड बाय द अर्थ उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, एक्सेस हीट बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी डेजर्ट इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका स्पैन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नाउ दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी और डेजर्ट्स, सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का भी फेवरेट है, उनको भी मजा आता है पूछने में, खास करके अफ्रीका में देयर आर मल्टीपल डेजर्ट्स, सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री में स्पैन करते हैं। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नामीबिया, सेकंड इज केनिया, थर्ड इज लिजोतो एंड फोर्थ इज बोत्सवाना। ऑप्शंस आपको चूज करना है। यहां पर क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन द सेम ऑप्शन दैट केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4 में जो है आपका स्पैन करता है कालाहारी डेजर्ट। अच्छे से सोचिए, जितना इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से गैदर करने का कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से, एंड देन वी विल सी दी राइट आंसर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 2। नाउ नामीबिया एंड बोत्सवाना में जो है कालाहारी डेजर्ट है। बोत्सवाना में तो ऑलमोस्ट बोत्सवाना में जो है वो पूरी तरह से डेजर्ट एरिया ही है जहां पर कालाहारी डेजर्ट का मैक्सिमम पोर्शन पाया जाता है। इसके अलावा केनिया को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ केनिया इज आप बोल सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और आपको कालाहारी डेजर्ट का पता है कि समवेयर इज इन साउथ में और आप साउथ सेंट्रल में जो है ये सिचुएटेड है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि केनिया काफी दूर है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते थे कुछ। अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सबके बारे में आपको नहीं पता होता है। तो चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कालाहारी डेजर्ट large basin like plain of the interior plateau of southern Africa. It occupies almost all of the Botswana, the eastern third of Namibia and the northernmost part of the northern Cape province in South Africa. So basically कहां है, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए लिजोतो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहां पर डेजर्ट जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका में ही खत्म हो जाता है। लिजोतो जो है समवेयर एकदम बीच में पड़ता है, एक साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ एक कंट्री है, वो एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीकन कंट्री, तो वहां तक जो है डेजर्ट नहीं पहुंचता है। तो ये सही ऑप्शन क्या था, इसमें 3 कंट्रीज हैं बेसिकली जहां पर ये डेजर्ट है। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से हो गया आपका कौन कौन सा, नामीबिया एंड बोत्सवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बाय इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ परमानेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। यहां पर क्या है, देखिए कुछ परमानेंट गैसेस दिए हुए हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि इनका जो परसेंटेज होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। द गैसेस गिवन आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन एंड हीलियम। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान देना है, यहां पर इंक्रीजिंग परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेजेस में दिया रहता है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑप्शन है आपके पास 1432, 1423, सी इज 1342 एंड डी इज 4321। अच्छे से सोचिए, अगर आपने पढ़ा है बेसिक्स अबाउट एटमॉस्फेयर, गैसेस कौन कौन से होते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनना चाहिए आपसे, और आपसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1342, यानी सबसे कम है हाइड्रोजन, उसके बाद है नियॉन, उसके बाद है आपका हीलियम एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन डेफिनेटली इन सारे गैसेस से ज्यादा अबंडेंस में होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग चलिए देखते हैं परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आप बोलेंगे परमानेंट गैसेस क्या होते हैं? परमानेंट गैसेस वैसे गैसेस होते हैं जिसको आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाइए, हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें ये गैसेस का जो परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे आपका H2O इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है। तो H2O गैस का जहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है वहां पर उसका ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाता है, लेकिन ये जो गैसेस होते हैं, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और आप बोल सकते हैं रिलेटिवली इनका जो परसेंटेज होता है वो ओवरऑल अगर आप पूरे ग्लोब में घूम जाएंगे तो ये सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से परमानेंट गैसेस है जो कि काफी सिग्निफिकेंट है? सबसे ज्यादा तो आपको पता है नाइट्रोजन, दैट इज अराउंड 78.08%, ऑक्सीजन इज 20.95%। आफ्टर नाइट्रोजन द मोस्ट अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा आता है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन एंड हाइड्रोजन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इनके रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन यूपीएससी ऑल्सो। चलिए बढ़ते हैं। एनसीईआरटीज में दिया रहता है, आप किसी भी एनसीईआरटी में एटमॉस्फेयर चैप्टर खोलेंगे तो फर्स्ट डेटा आपको यही देखने को मिलेगा। नाउ द लास्ट
क्वेश्चन इज फनलिंग इफेक्ट इज अ फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर। फनलिंग इफेक्ट आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं, आपको बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्कैंटी रेनफॉल इन द सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया। यहां पे क्वेश्चन है फनलिंग इफेक्ट इज अ फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैंटी रेनफॉल इन सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया। सेकंड, जनरेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। थर्ड, causing landslides and mass movements in slopes of Himalayas। और फोर्थ, high rainfall in चेरापूंजी एंड मानसरम। तो आपको बताना है जल्दी से कि यहां पर जो है सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, हाई रेनफॉल इन चेरापूंजी एंड मानसरम। देखिए फनलिंग इफेक्ट बेसिकली जो है एक तरह का इफेक्ट है जिसमें आप देखेंगे कि जहां पर एक रीजन जहां पर मल्टीपल हिल्स होते हैं तो जो मॉइस्चर लैडन विंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं और एक तरह से फनल टाइप का बना देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हिल्स से ट्रैप, यहां पर अगर आप इसके एग्जैक्टली पढ़ें तो इसमें होगा कि मॉनसून विंड्स कमिंग इन दैट डायरेक्शन एंड मेक द क्लाउड शेड ऑल देयर मॉइस्चर देयरबाय रेजिस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। किसी एक एरिया में ये जो मॉनसून विंड्स होते हैं ना, आपको पता है मेघालय एक रीजन है, वहां पर मल्टीपल हिल्स हैं, डिफरेंट हिल्स है, आपको पता है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही मॉनसून विंड घुसता है तो एक हिल से टकराया, फिर क्या होता है कि वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है, फिर वहां से टकराया, फिर वो तीसरे से मूव करता है। तो इससे क्या होता है कि वो ट्रैप हो जाता है और ट्रैप होने से क्या होता है कि फिर वहां पर उसका राइज होता है और फिर जो है वो वहां पर रेनफॉल कॉज करता है और हैवी रेनफॉल होता है। इसी कारण आपको पता है कि कुछ सर्टेन रीजन है जैसे कि चेरापूंजी, यहां पर इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रजिस्टर किया जाता है एंड दिस इज ड्यू टू फनलिंग इफेक्ट। इस चीज के बारे में अगर आपने अबाउट क्लाइमेट में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मानसून पढ़ा होता तब आपने फनलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होता। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपके लिए पूरी तरह से फिर आप बोल सकते हैं कि अंदाज ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको पता है वो ये बिल्कुल सही करेगा और आपके लिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी कारण अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़िए, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल वे में पढ़िए, क्योंकि पता है दिस ईयर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लीजिए, जिनको ऑप्शनल है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस कम आ रहे थे, लेकिन इस साल यूपीएससी ने अगेन प्रूव कर दिया कि वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। सारे चीज को आपको अच्छे से कवर करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप वहां पर धोखा खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।